जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग क्लासेस बाय स्वाति में। यूपी ट्रिपल एससी एनएम के सीरीज में हम फिर से हाजिर हैं नए क्वेश्चन के साथ, जिसमें आज हम उनका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो उठा लीजिए कलम और कॉपी, साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। समय को ना गंवाते हुए आइए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन में भ्रूण के हृदय की गति कहाँ पर सुनाई देती है? माता के, यानी कि जो फीटस है, जो बच्चा है पेट में प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसकी हार्ट बीट हमें कहाँ पर सुनाई देती है? अम्लाइकस के ऊपर, अम्लाइकस के नीचे, अम्लाइकस पर, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फीटस की जो हार्ट बीट है वो हमें कहाँ सुनाई देती है। देखो, ये क्या हो गई? ये मदर की वोम्ब यानी कि यूट्रस हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गया? अम्लाइकस हो गया, अम्लाइकस हो गया, ठीक है। सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो हेड नीचे और बटक ऊपर की ओर होगा। और अगर इसी की जगह ब्रिज प्रेजेंटेशन होती तो बटक जो है नीचे की ओर होता और हेड ऊपर की ओर होता। तो सिफेलिक है यानी हेड नीचे की ओर है, तो ये हमने बच्चे का हेड जो है नीचे की ओर बना दिया, अपना लड्डू हो गया ये, ठीक है। उसके बाद ये लड्डू की बॉडी हो गई, क्लियर। हार्ट जो है हेड के पास ही होता है यहाँ पे, ठीक है। ये बच्चे का हार्ट हो गया, क्योंकि बच्चा ऐसे सिकुड़ा हुआ रहता है ना, एकदम ऐसा करके रहता है, तो हार्ट जो है हेड के पास में ही रहता है। पूछ रहा है कहाँ पर फील होती है, तो ये अम्लाइकस है। सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो अम्लाइकस से जब सिफेलिक प्रेजेंटेशन रहेगा तो हार्ट जो है अम्लाइकस से नीचे की ओर फील होगा, ठीक है। जो हार्ट है वो अम्लाइकस से थोड़ा सा नीचे रहेगा, हेड डाउन तो हार्ट भी डाउन, तो अम्लाइकस से नीचे सिफेलिक प्रेजेंटेशन। और अगर ऊपर फील होता, यानी कि ये अगर सीधा होता, बटक नीचे की ओर हेड ऊपर की ओर होता, तब कैसे होता? तब हार्ट जो है अम्लाइकस से ऊपर फील होता, लेकिन प्रेजेंटेशन बदल जाती, तब सिफेलिक प्रेजेंटेशन ना होके ब्रिज प्रेजेंटेशन रहती है, ठीक है। और अगर इधर या इधर कहीं फील होता तो ये तब होता है जब बच्चा घूमता रहता है, ट्रांसवर्स या ऑब्लिक पोजीशन में होता है, तब हो सकता है, ठीक है। ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर है तो ब्रिज प्रेजेंटेशन, नीचे है तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन, और दाएं बाएं या इसी के बीचों बीच में फील हो रही है अम्लाइकस पर ही, तो ये ट्रांसवर्स या ऑब्लिक पोजीशन में होता है, ठीक है। अम्लाइकस को ऐसे कर देते हैं, अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अम्लाइकस से ऊपर फील होती है तो ब्रिज प्रेजेंटेशन, और नीचे फील होती है तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन, क्लियर है। तो लड्डू का सर नीचे की ओर है तो अम्लाइकस कहाँ फील, जो हार्ट बीट कहाँ फील होगी? अम्लाइकस से नीचे की ओर फील होगी, क्योंकि जब बच्चे का हेड नीचे होता है तो हेड के पास ही अम्लाइकस, जब नीचे की ओर सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है तो हेड जब नीचे की ओर होता है तो हार्ट जो है हेड के पास होता है। और हेड लगभग जो है उसमें पेल्विक कैविटी के अंदर चला जाता है, तो पेल्विक कैविटी से अम्लाइकस जो है थोड़ा ऊपर की ओर होता है। जब हेड डाउन जाएगा तो हार्ट भी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सिफेलिक प्रेजेंटेशन में क्या हो जाएगा? सिफेलिक प्रेजेंटेशन में अम्लाइकस जो है उसके नीचे जो है हार्ट बीट, बच्चे की हार्ट बीट फील होगी, ठीक है, नीचे की ओर। ये समझ आया? ठीक है। एक चीज और जान लीजिए, हम बच्चे की हार्ट बीट सुनेंगे कहाँ पर? हम सुनेंगे मदर के एब्डोमेन के ऊपर से, लेकिन बच्चे की हार्ट बीट फील कहाँ पे अच्छे से हो पाएगी? बच्चे के बैक पर। यह चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम एकदम फ्रंट से, बच्चे की फ्रंट से सुनेंगे तो बच्चे का हाथ होता है या कोई और दिक्कत आ सकती है, जिसकी वजह से क्लियर हार्ट बीट नहीं सुनाई देती। तो बच्चे का बैक साइड होना चाहिए और मदर की एब्डोमेन हो, तब जो है हार्ट बीट क्लियर सुनाई देगी। क्लियर हुआ? ये समझ आया? सिफेलिक में होगा तो डाउन हो जाएगा और ब्रिज होगा तो ऊपर की ओर, अम्लाइकस से ऊपर, और अम्लाइकस पर ही फील होगी तो ट्रांसवर्स या ऑब्लिक पोजीशन होती है, क्लियर, ठीक है। क्योंकि यहाँ हेड आ जाएगा तो यहाँ पे हार्ट आ जाएगा, और यहाँ हेड होगा तो यहाँ हार्ट होगा, यहाँ हेड होगा तो यहाँ पे हार्ट आ जाएगा। तो इसकी वजह से अम्लाइकस के ऊपर ही अगर फील हो रही है तो क्या हो रहा है? बच्चा भी ट्रांसवर्स या ऑब्लिक पोजीशन में होगा। सिफेलिक है तो डाउन होगा। ये क्लियर हुआ? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आया इतना? ये समझ आया? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें से किसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन धीरे धीरे करना चाहिए या देना चाहिए? ऑप्शन में है यकृत रोगी यानी लीवर के मरीज को, गुर्दे के रोगी यानी किडनी के मरीज को, हृदय रोगी यानी हार्ट पेशेंट्स को, या अस्थि रोग रोगी यानी जिस पेशेंट्स में बोन से रिलेटेड कोई डिजीज हो उनमें। धीरे 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 किसमें देंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन? देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो स्लो ही करना चाहिए, फास्ट नहीं होता है। अगर फास्ट देंगे तो अब क्या हो जाएगा, फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी का वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो धीरे धीरे करेंगे ही, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, पेशेंट का, जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने वाले उनका वाइटल साइन चेक करेंगे। ठीक है, वाइटल साइन चेक करेंगे, साथ ही उनके ब्लड का कंफर्मेशन करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, वेरीफाई करेंगे ब्लड को, क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। कैसे कि जिस ग्रुप का ब्लड हम चढ़ा रहे हैं वो पेशेंट के ग्रुप से मैच करता है कि या डिसमैच करता है। कितना भी क्लियर हो, चढ़ाने के पहले एक बार उसको वेरीफाई करना जरूरी होता है। ठीक है, वाइटल्स चेक करेंगे, साथ ही ब्लड का वेरिफिकेशन करेंगे, ब्लड को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, ब्लड वेरीफाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि लगभग 2 घंटे के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए। ठीक है, कितना, 2 घंटे के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। स्लो रहेगा लेकिन 2 घंटे के अंदर कर देना है। अगर किसी कारण से ज़्यादा समय लग रहा है तो कोशिश करेंगे कि 4 घंटे के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हर हाल में हो जाए। अगर 4 घंटे से ऊपर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में लगता है तो पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो उसमें क्या कंडीशन आ जाएगी, पेशेंट में सेप्टिसीमिया हो जाएगा। सेप्टिसीमिया कहता है ब्लड में इन्फेक्शन होता है, ब्लड इन्फेक्टेड हो जाएगा। उसको अगर रोगी को चढ़ाएंगे तो उसकी जान जा सकती है। ठीक है, ये तो था ब्लड ट्रांसफ्यूजन। किस में धीरे धीरे देंगे भैया, यकृत लीवर के रोगी को देंगे? नहीं, लीवर की रोगी को तब देंगे ना जब ब्लड पूरी तरीके से शरीर में पहुंच जाएगा। भाई पोर्टल वेन से जाती है, किससे, पोर्टल वेन। पोर्टल वेन क्या करती है, लीवर को ब्लड सप्लाई करती है। बॉडी का लगभग 30% ब्लड, कितना, 30% ब्लड लीवर में जाता है। ठीक है, तो पोर्टल वेन से जाता है। ये तो तब जाएगा ना जब बॉडी में पूरी तरीके से ब्लड पहुंच जाएगा। तो नहीं, लीवर को नहीं हो जाएगा ऑप्शन में। दूसरा है गुर्दे किडनी के रोगी को। किडनी क्या करेगी, किडनी जो ब्लड जाएगा उसको फिल्टर करेगी। क्या करेगी, उसको फिल्टर करेगी, उसका फिल्ट्रेशन करेगी। ये तो तब करेगी ना जब सही से ब्लड पहुंचेगा। स्लो फास्ट से नहीं मतलब है, फिल्ट्रेशन तभी हो पाएगा जब ब्लड स्लो धीरे धीरे अच्छे से जाएगा। लेकिन ये क्या करेगी, फिल्टर करेगी। इससे इसको कोई दिक्कत आ रही है फास्ट या स्लो करने से? नहीं। दिक्कत किस में आ रही है, ऑप्शन 3, हार्ट पेशेंट को। हार्ट क्या करता है, जो ब्लड आता है उसको इंफीरियर वेना का, सुपीरियर वेना का उसको पंप करता है। अगर हम हार्ट ब्लड जल्दी जल्दी चढ़ाएंगे तो पेशेंट का हार्ट भी बहुत जल्दी जल्दी वर्क करेगा, उसका लोड बढ़ जाएगा, फ्लूइड ओवरलोड होगा तो हार्ट का लोड भी बढ़ेगा। और जब हार्ट का लोड बढ़ेगा तो बॉडी के ऑर्गन्स पे जो है सप्लाई फास्ट होगी, सारे ऑर्गन अपने नॉर्मल पोजीशन से ज़्यादा वर्क करेंगे। और जब पोजीशन ही चेंज हो जाएगी तो कंडीशन खराब हो सकती है। पेशेंट को तरह तरह की दिक्कत, इन्फेक्शंस, दिक्कत या रिएक्शंस हो सकते हैं। देखा है ना, जिनको ब्लड फास्ट देखा जाए उसमें टैकीकार्डिया हो जाता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, रोगी को इरिटेशन फील होती है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होने लगता है। इसीलिए ब्लड जो है आराम से स्लो चढ़ाएंगे क्योंकि हार्ट पे लोड ना पड़े। क्योंकि जितना ब्लड चढ़ाएंगे वो सारा घूम के कहाँ जाएगा, सबसे पहले हार्ट में जाएगा। हार्ट पे जाएगा, हार्ट उसको प्योरीफाई करेगा, हार्ट का लोड ना पड़े, हार्ट फेल की कंडीशन तक ना आ पाए। इसलिए ब्लड को एक नॉर्मल कंडीशन में 2 से 2.5-3 घंटे के अंदर चढ़ा देना चाहिए। कोशिश यही रहती है कि 2 घंटे में ब्लड चढ़ा दिया जाए। ठीक है, ये समझ आया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हार्ट पेशेंट्स। क्या, हार्ट के पेशेंट, हार्ट पेशेंट यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक के रोगी को यूरिन आउटपुट नापना चाहिए। यानी किसी पर्सन में अगर शॉक की कंडीशन है तो उसकी यूरिन आउटपुट को कैसे नापेंगे, हर घंटे, हर 6 घंटे पे,
12 घंटे पे या फिर 24 घंटे पे। किसी पर्सन में अगर शॉक की कंडीशन है, शॉक कोई भी हो सकता है, ठीक है, शॉक 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 से पीते हैं तो चढ़ जाती है। शॉक की कंडीशन है तो देखो, शॉक की कंडीशन होगी तो जो वाइटल ऑर्गन होते हैं इनकी कंडीशन में भी चेंजेस आते हैं। शॉक हार्ट में भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कोई पेशेंट है हार्ट का, अगर कोई शॉक की कंडीशन है तो क्या करेगा, हार्ट करेगा। हार्ट जो है वाइटल ऑर्गन है ना, वाइटल ऑर्गन जानते हो ना कौन कौन से होते हैं। वाइटल ऑर्गन हार्ट होता है, लंग्स होता है, किडनी होती है, लीवर होता है, ब्रेन होता है, ठीक है। इन वाइटल ऑर्गन्स में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले किस पे फर्क पड़ता है, सबसे पहले फर्क पड़ता है हार्ट पे। हार्ट क्या करता है, ये सबसे पहले क्या करता है, अपनी सप्लाई को ही कम कर देता है। शॉक की कंडीशन जैसे ही पेशेंट में आती है वो क्या करता है, हार्ट क्या है, अपनी सप्लाई को कम कर देता है। तो जब पर्सन में शॉक की कंडीशन आई, सदमा लग गया बेचारे को, ठीक है, शॉक की कंडीशन आएगी तो क्या होगा, सबसे पहले हार्ट क्या करेगा, अपनी सप्लाई को कम करेगा। तो लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, लो इनको पहले तुल मची थी। सबसे पहले हार्ट पे ही प्रेशर आता है, हार्ट क्या करता है, अपनी सप्लाई को सबसे कम कर देता है। जब हार्ट अपनी सप्लाई को कम करता है तो पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन। क्या देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन की कंडीशन, यानी पेशेंट की बीपी जो है लो रहती है। जैसे ही बीपी लो होती है तो ब्रेन सिग्नल देता है हार्ट को कि बीपी लो बीपी लो बीपी लो। तो क्या करता है, जैसे ही सिग्नल मिला हार्ट को, हार्ट क्या करता है, अपने कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है तो पेशेंट की स्पीड ताकि नॉर्मल हो सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जैसे स्पीड बढ़ेगी पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। एक चीज मैंने बताई थी, याद है, कि जो ये टैकीकार्डिया, शॉक के जितने पेशेंट होते हैं, कोई भी शॉक हो, सब में टैकीकार्डिया की ही कंडीशन देखी जाती है। लेकिन कुछ एक कंडीशन ऐसी है जिसमें ओनली वन, एक कंडीशन ऐसी है जिसमें ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन देखी जाती है। वो कौन सी है, वो न्यूरोलॉजिकल शॉक है। न्यूरोलॉजिकल शॉक, रीढ़ की हड्डी या ब्रेन में कोई डिफेक्ट आता है तो उसकी वजह से जब हाइपोटेंशन होता है तो वहाँ ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रेन में ही डिफेक्ट है या हमारे नर्व में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो सिग्नल सही से हार्ट तक नहीं पहुँचा पाता है कि बीपी लो हो रही है, तो वहाँ पे ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन देखने को मिलती है। केवल एक है, कौन सा, न्यूरोलॉजिकल शॉक, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल शॉक इकलौता शॉक है जिसमें ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन देखने को मिलती है। बाकी सब कोई भी शॉक होगा उसमें टैकीकार्डिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो टैकीकार्डिया कंडीशन हुई, हाइपोटेंशन हुआ, जब बीपी लो हो जाएगी तो क्या होएगा, ब्लड की सप्लाई कम हो गई, बीपी कम हो गई तो क्या होगा, किडनी का जो ब्लड सप्लाई है वो भी कम हो जाएगा। किसका, किडनी का भी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। भाई जब ब्लड सप्लाई ही कम हो रही तो हर ऑर्गन में कम जा रही है, ठीक है, तो किडनी की भी ब्लड सप्लाई लो हो जाएगी, ठीक है। जब किडनी की ब्लड सप्लाई लो हो जाएगी तो क्या होगा, यूरिन का आउटपुट भी कम हो जाएगा। जब सप्लाई किडनी में कम जाएगी तो किडनी का फंक्शन लो करेगा, किडनी स्लो वर्क करेगी तो क्या होगा, शॉक के मरीज में सबसे पहले यही देखने को मिलता है, यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है। क्या होता है, यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यूरिन का आउटपुट जब डिक्रीज हो जाता है तो शॉक की कंडीशन में पेशेंट की कंडीशन को चेक करने के लिए, पेशेंट रिहेबिलिटेट हो रहा है कि नहीं, नॉर्मल आ रहा है कि नहीं, ठीक हो रहा है नहीं, क्या करते हैं, यूरिन आउटपुट को चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, हर घंटे चेक करते हैं, हर एक घंटे पे पर्सन का जो है यूरिन आउटपुट चेक करते हैं। सबसे परफेक्ट कंडीशन जो है चेक करने की शॉक की कंडीशन की वो यही है, कितना भी वाइटल्स आप चेक कर लो, लेकिन यूरिन जो है, यूरिन आउटपुट चेक करके आप क्लियर कंडीशन पता कर सकते हो। अगर पेशेंट में 30 ml, ठीक है, 30 ml पर आवर, एक घंटे में 30 ml से ज़्यादा यूरिन आउटपुट हो रहा है, मतलब पर्सन धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे नॉर्मल की कंडीशन की ओर बढ़ रहा है। अगर 30 ml से कम हो रहा है तो पेशेंट की कंडीशन जो है सीवियर में गिनी जाती है। 30 ml से अगर नॉर्मल हो रहा है या 30 ml हो रहा है तो पर्सन ठीक है, शॉक की कंडीशन में है पर ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो 30 ml से ऊपर की ओर अगर बढ़ने लगे तो समझ जाओ धीरे धीरे पेशेंट का जो है आउटपुट बढ़ रहा है, इसका मतलब वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, ठीक है। ये 30 ml,
तो क्या करेंगे, यूरिन आउटपुट कैसे चेक करेंगे, हर घंटे चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, एक घंटे में एक घंटा में चेक किया, फिर 1 घंटे बाद चेक करेंगे, फिर 1 घंटे बाद चेक करेंगे, फिर मतलब 24 घंटे में 24 बार चेक करना है, नो कंजूसी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। समझे, समझ आया ये, इसमें कोई डाउट है? भाई शॉक की कंडीशन में गया पेशेंट, जब तो शॉक की कंडीशन में गया तो क्या करता है, कोई भी शॉक हो सबसे पहले हार्ट पर ही प्रेशर आता है। शॉक कोई भी कंडीशन आएगी तो सबसे पहले क्या करेगा, ब्लड सप्लाई ही कम हो जाती है हार्ट की, हार्ट जो है उसको ज़्यादा दिक्कत होती है, हार्ट में क्या करेगा, ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। ब्लड सप्लाई जब हार्ट की कम होगी तो क्या होगा, हाइपोटेंशन की कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी बीपी जो है पर्सन की कम होने लगेगी। बीपी कम होगी तो हार्ट उस कंडीशन को नॉर्मल करने के लिए, जैसे उसको ब्रेन से सिग्नल मिलेगा कि बीपी लो हो रही है, वो तुरंत क्या करेगा, जल्दी जल्दी खुद को पंप करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही खुद को जल्दी जल्दी पंप करेगा, पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, तुरंत टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। हर शॉक की कंडीशन में टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट किसमें, न्यूरोलॉजिकल शॉक में, क्योंकि इसमें ब्रेडिकार्डिया होता है, क्योंकि ब्रेन ही या नर्व ही डैमेज रहती है, इसकी वजह से सिग्नल ही नहीं मिल पाता, तो हार्ट अपने फंक्शन को फास्ट नहीं कर पाता, वो उतने पे ही अटका रहता है और बीपी लो 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 होती चली जाती है। ठीक है, टैकिक, तो यहाँ आते हैं, हाइपोटेंशन हुआ, हाइपोटेंशन को ठीक करने के लिए टैकीकार्डिया की कंडीशन लाए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है, टैकीकार्डिया से कोई मतलब नहीं। लैक ऑफ ब्लड सप्लाई थी, हाइपोटेंशन था, तो किडनी में भी ब्लड सप्लाई कम पहुंची, और जैसे ही किडनी में ब्लड सप्लाई कम पहुंचेगी, किडनी का फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, किडनी स्लो वर्क करेगी, तो क्या होगा, यूरिन का आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब यूरिन का आउटपुट कम हो जाएगा तो ये कंडीशन को चेक करने के लिए कि पेशेंट शॉक से बाहर आ रहा है कि नहीं, ठीक हो रहा है कि नहीं, हम उसका यूरिन आउटपुट हर घंटे मेजर करते हैं, हर घंटे चेक करने लगते हैं। अगर 30 ml से कम हो रहा है तो मतलब पेशेंट ठीक है, नहीं हो रहा है, उसकी कंडीशन अभी भी गड़बड़ है, और 30 ml या उससे ज़्यादा बढ़ने लग जाए तो समझ जाना कि पेशेंट रिहेबिलिटेट हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक है, क्योर हो रहा है अच्छे से। तो 30 ml होना चाहिए, लेकिन कैसे, ये हम तब जान पाएंगे जब हर घंटे हम इसको मेजर करेंगे तब। तो 1 घंटे का रेशियो जो है लगभग 30 ml है। ठीक है, क्लियर आया? तो हम कब कब चेक करेंगे, हर घंटे पे चेक करेंगे। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। ठीक, क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, छापना है तो और अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ट्रिपल टेस्ट कौन से रोग के लिए किया जाता है? क्या ट्रिपल टेस्ट कौन से रोग के लिए किया जाता है? डाउन सिंड्रोम के लिए, टर्नर सिंड्रोम के लिए, हाइपोथायराइडिज्म के लिए, या इक्लेम्सिया के लिए? ट्रिपल टेस्ट, 3 टेस्ट कौन से रोग के लिए किया जाता है इनमें से? ठीक है, देखो क्या पूछ रहा है, ट्रिपल टेस्ट। देखो ट्रिपल टेस्ट जो होता है इसमें 3 टेस्ट किए जाते हैं, एक टेस्ट होता है, इसमें 3 टेस्ट के रिजल्ट आते हैं। ठीक है, पहला है HCG, हाँ वही वाला HCG, ह्यूमन कोरियोनोगोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, दूसरा है AFP, ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन, और तीसरा है एस्ट्रोडियल। इसका फुल फॉर्म क्या था मैंने बताया, अल्फा फीटोप्रोटीन। जो ये ट्रिपल टेस्ट होता है इसमें जो ये AFP यानी अल्फा फीटोप्रोटीन है, मेन रोल इसी का होता है। अगर ये अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा यानी कि इंक्रीज हुआ, जो रिपोर्ट आ रही है, अगर इंक्रीज हुआ तो क्या कंडीशन हो जाएगी, NTD। कौन सी कंडीशन होगी, NTD, अंटी-जी नहीं, NTD यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अगर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ आता है तो कौन सी डिजीज हो सकती है, NTD यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। बच्चों में देखा है ना, जो बच्चे बड़े होते हैं जिनमें इंसेफेली या स्पाइना बाइफिडा जैसी कंडीशन देखनी होती है, रीढ़ की हड्डी पे यहाँ पे फोड़ा जैसा कंडीशन होता है, ठीक है, या सिर में इतना बड़ा सा निकला रहता है,
तो वही चीज़ें तो उसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो ऑप्शन में ये है नहीं। दूसरा देखना, अगर इसका लेवल घट जाए तो इसका किसका अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल अगर घटा हो तो क्या हो जाएगा, तब होता है डाउन सिंड्रोम। क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम को बोलते हैं, इसका मतलब एक नाम और है, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइसोमी बोलते हैं। क्या, ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 21, यानी कि इसमें जो 21 नंबर का गुणसूत्र होता है इसमें एक एक्स बढ़ जाता है, यानी कि एक्स एक्स और एक्स वाई होता है ना, तो 21वें नंबर पे जो एक्स एक्स होता है इसमें एक एक्स की कंडीशन और बढ़ जाती है, यानी एक गुणसूत्र और बढ़ जाता है। 46 होते हैं टोटल, 47 हो जाता है। ठीक है, कितने 37, लेकिन किस में डिफेक्ट करता है, 21वें नंबर में। ठीक है, और जब ये ट्राइसोमी 21 डिफेक्ट आता है तो पर्सन में या जो बच्चा होता है उसमें क्या दिक्कत आती है, उसको मेंटल और ग्रोथ से रिलेटेड कई सारी दिक्कत होती है, यानी कि बच्चे के मुंह छोटा, आंखें छोटी, कान बड़े, ठीक है, सर बड़ा, अलग अलग तरह के पोस्चर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी डिफेक्ट आ जाता है। किसकी वजह से, ट्राइसोमी 21 की वजह से, यानी इसको डाउन सिंड्रोम की दिक्कत आएगी। तो आंसर में पूछा था किसके लिए करेंगे ट्रिपल टेस्ट, तो आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। समझे, डाउन सिंड्रोम के लिए अगर इसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता, डाउन सिंड्रोम ना होता तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में बच्चे की जो नर्व होती है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, सर पे भी आ सकता है, बैक पे भी आ सकता है। इसमें क्या होता है, लेकिन फीटो का लेवल जो है अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ था तो घटा हुआ रहता तो डाउन सिंड्रोम की कंडीशन होती। ठीक है, ये समझ में आया। ऑप्शन दूसरा देखना, बोल रहा है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, क्या, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें एक क्रोमोसोम कम होता है, यानी अगर 46 से गुणसूत्र होते हैं तो एक कम हो जाएगा, तो यानी कि 45 गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। और जब एक गुणसूत्र कम हो जाएगा या ज़्यादा हो या कम, तो दोनों की कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, अबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। बच्चा जब एक गुणसूत्र कम है तो कद छोटा हो सकता है, लड़कियों में बांझपन की दिक्कत आ सकती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है, कोई भी बॉडी का कोई एक ऑर्गन कम डेवलप हो सकता है। ठीक है, बच्चा अपाहिज भी हो सकता है, बहुत तरह तरह की दिक्कत आ सकती है। तो उसको क्या बोलते हैं, टर्नर में। टर्नर में एक गुणसूत्र कम होता है और डाउन सिंड्रोम में एक गुणसूत्र ज़्यादा हो जाता है। क्लियर हुआ दोनों का डिफरेंस। ऑप्शन तीसरा है हाइपोथायराइडिज्म, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म जो है थायराइड का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, वो कम होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। फिर है इक्लेम्सिया। इक्लेम्सिया आप लोग जानते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होती है, बीपी बढ़ती है। ठीक है, सीजर की कंडीशन भी आ जाती है बीपी बढ़ने की वजह से। ये सब किस में देखने को मिलता है, इक्लेम्सिया में। इक्लेम्सिया दो होते हैं, प्रीक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया। एक होता है प्रीक्लेम्सिया, इक्लेम्सिया, दोनों के में क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें सीजर आने लगते हैं ज़्यादा बीपी बढ़ने की वजह से। साथ ही एक लक्षण और देखने को मिलता है, इसमें प्रोटीन यूरिया जो होता है, यानी कि यूरिन में प्रोटीन का लेवल बढ़ा होता है। यूरिन में प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है और सीजर्स आने लगते हैं। ये सारी कंडीशन किसमें को देखने को मिलता है, किसमें, इक्लेम्सिया के पेशेंट में देखने को मिलता है। किसमें, इक्लेम्सिया में। और कुछ कंडीशन में ऐसा भी देखा जाता है कि बीपी ज़्यादा बढ़ने की वजह से जब सीजर आने लगते हैं, प्रोटीन यूरिया का लेवल बढ़ने लगता है, तो बॉडी में एडिमा भी देखने को मिलता है। क्लियर, ये समझ आया। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें में से लीवर को नुकसान पहुंचाने के लिए सबसे अधिक कारण कौन सा है, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो जिसकी वजह से लीवर को ज़्यादा दिक्कत होती है। धूम्रपान, शराब का सेवन, चोट लगने पे या तनाव लेने पे। धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग करने से, अल्कोहल ज़्यादा लेने से, कंज्यूम करने से, चोट लगने से
या फिर स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा होने से लीवर पे डिफेक्ट आएगा। ऑप्शन कह रहा है धूम्रपान, यानी भैया जी सुट्टा फूकेंगे, बहुत ज़्यादा सुट्टा फूकने की वजह से उनको लीवर पे दिक्कत आएगी? नहीं, अगर ज़्यादा धूम्रपान करेंगे तो किसको दिक्कत आएगी? हमारे लंग्स को। लंग्स को किस क्या करने पे? स्मोकिंग करने पे। स्मोकिंग करने से क्या होगा? लंग्स को दिक्कत आएगी, ठीक है। फिर है इंजरी, इंजरी होगी तो क्या होगा? अगर कहीं पे चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है तो होल बॉडी आ जाती है ना, बॉडी पे किसी भी पार्ट पे जो है इंजरी होगी तो वो तो अलग चीज होगी। इंजरी तो अलग हो गया, धूम्रपान की वजह से लंग्स हो गया। ऑप्शन में है तनाव की वजह से, यानी कि स्ट्रेस, चिंता चिता के समान है। चिंता लेंगे तो क्या हो जाएगा? किस पे? मेंटल हेल्थ डिफेक्ट करेगी। किसको? मेंटल हेल्थ, मेंटली प्रॉब्लम आएगी। हमेशा टेंशन में रहेगा व्यक्ति तो किस पे जोर पड़ेगा? माइंड पे, मेंटल पे, ठीक है। तो मेंटल फंक्शन जो है डिस्टर्ब होगा। तो ये भी नहीं हुआ। अब बचा क्या? अल्कोहल। क्या? अल्कोहल। पिएगा जिएगा, जो ज्यादा पिएगा वो चला जाएगा, ठीक है। ज्यादा अल्कोहल, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, या कंज्यूम, ठीक है। ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने पर या ज़्यादा शराब पीने पर क्या हो जाता है? लीवर डैमेज की कंडीशन आने लगती है, लीवर को नुकसान होने लगता है। क्या होता है भैया? इतना नहीं पचा सकता, वो तेजाब जैसा होता है, अल्कोहल नुकसान करता है लीवर को। तो अल्कोहल जो ज़्यादा करेंगे तो पहले तो सबसे पहले स्टार्टिंग में उनको सिग्नल मिलेगा, क्या होगा? फैटी लीवर की कंडीशन आएगी, ठीक है। फैटी लीवर की कंडीशन आएगी तो क्या होगा? अपर साइड में, एब्डोमेन के अपर साइड, एब्डोमेन के कहाँ? राइट साइड में। लेफ्ट होता तो पेट आ जाता, ठीक है, स्टमक। राइट साइड में क्या होएगा? पेन देखने को मिलेगा। साथ ही कुछ कंडीशन में जब सीवियरिटी की ओर बढ़ने लगेगी तो इसमें जॉन्डिस की कंडीशन भी देखने को मिलेगी, यानी पीलिया की कंडीशन देखने को मिलने लगती है। स्टार्टिंग में फैटी लीवर होने लगता है तब, लेकिन अगर यही ज़्यादा सीवियरिटी कंडीशन में आने लगता है तो लीवर सिरोसिस होने के चांस रहते हैं, ठीक है। सिरोसिस की कंडीशन आने लगती है, लीवर ही फेल हो जाएगा। और लीवर फेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? राम नाम सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो क्या नहीं करना है? अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है। अरे पीना ही नहीं है, पियोगे नहीं तो स्वस्थ रहोगे और पियोगे तो चले जाओगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। अल्कोहल की वजह से लीवर डैमेज होगा तो सबको समझाना घर में, आसपास पड़ोसियों को कि भैया जी शराब नहीं पीना। मानने वाला तो है नहीं, पर समझाने में क्या जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यूरिन इनकंटिनेंस का कारण है। यूरिन इनकंटिनेंस का कारण है संक्रमण, मानसिक रोग, शराब का सेवन, या ऑल ऑफ अबव। यूरिन इनकंटिनेंस, यूरिन इनकंटिनेंस। यूरिन इनकंटिनेंस क्या होता है? अरे भैया जी टिप टिप करके यूरिन पास होता है, टिप टिप बूंद बूंद करके पेशाब निकलता है, यूरिन हो लीक करता है। कहाँ से? ब्लेडर से ही, ठीक है। टिप टिप बरसा पानी वाली कंडीशन आ जाए तो क्या? बूंद बूंद करके जब गिरे तो लिख लेना टिप टिप, बूंद बूंद, यानी कि ड्रॉप ड्रॉप। क्या? बूंद बूंद करके जब यूरिन जो है लीक करता है। क्यों करेगा? अगर कहीं पर, कहाँ पर? ब्लेडर में, ब्लेडर यूरिनरी ब्लेडर होता है, हाँ होता है, वहां पे क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाए या किसी कारण से इन्फ्लामेशन हो जाए। इन्फेक्शन होगा तभी इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है। इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाए तब क्या होता है? जो इसका ढक्कन होता है, यानी कि वाल्व,
जो यूरिन को अंदर रोक के रखता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल इंस्फिंक्टर बोलते हैं, इंस्फिंक्टर। इसमें क्या होगा, ये ढीला हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, इसकी चूड़ी जो है थोड़ी सी ढीली हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, ब्लैडर के अंदर यूरिन को रोक के नहीं रख पाएगा। तो नहीं रोक पाएगा तो क्या होगा, तब बरसात होगी, झमाझम धीरे में धीमे हल्की बरसात होगी, बूंद बूंद करके जो है पेशाब जो है लीक करेगा। कभी किसी से सुना है कि बैठे थे, खांसे, बोले, छींके और उसके साथ यूरिन जो है निकल गया? क्यों निकल जाता है? जो ये ढक्कन होता है ये ढीला हो जाता है, यानी जो वाल्व होता है इसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन या किसी कारण से ये लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है। तो ढीला हो जाता है तो यूरिन को अंदर बांध के नहीं रख पाता। ऐसे देखना, ये ब्लैडर हो गया, ठीक है। तो ये जो ब्लैडर होता है यहीं पे ये ढक्कन होता है, मटका लग रहा है, तुम समझना, ब्लैडर, ठीक है। तो यहीं पे इसको रोक के रखता है। तो जब ये ढक्कन ढील हो जाता है तो इसमें क्या होता है, ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन का लीकेज होने लगता है। तो जब लीकेज होने लगता है तो इसका रीजन यही होता है कि इसमें, और क्यों होता है, किसी कारण से इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाए तो। और कब होगा, ऑप्शन है संक्रमण की वजह से। बिल्कुल, मैंने कहा ही था कि इन्फेक्शन हो जाएगा तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो जब इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन को रोकना है, इन्फेक्शन नहीं होने देना, वरना दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। दूसरा है मानसिक रोग, जिसका दिमाग खराब हो, बिल्कुल होगा। अगर माइंड ही खराब है, दिमाग ही नहीं सही है तो क्या करेगा, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, उसको तो सब कुछ ढीला रहेगा, वो कहीं भी करेगा, पेंट में कर देगा, ठीक है। तो ये तो काम करेगा ही नहीं बेचारा, इसकी तो कोई गलती ही नहीं, तब तो दिमाग की गलती है। ब्रेन क्या करेगा, इसको सिग्नल नहीं दे पाएगा कि तुम रोको, तो क्या करेगा, वो तो पेंट में ही कर देगा, क्योंकि वो तो मानसिक पेशेंट है ना, उसका दिमाग ही डिस्टर्ब है। फिर है शराब का सेवन। शराब का सेवन में भी वही कंडीशन आती है, जो लोग पीते हैं, बहुत ज़्यादा पी लिए तो पीना होने के बाद वो क्या हो जाता है, शहंशाह हो जाते हैं। और शहंशाह का क्या, शराब पिए, माइंड रिलैक्स, और खुद को क्या, राजा बाबू शहंशाह समझते हैं। और शहंशाह कहीं जाके करता है नहीं, वो बिस्तर पे ही करता है, जहाँ होता है वही करता है, ठीक है, वो किसी की नहीं सुनता। तो जब माइंड रिलैक्स होगा तो इसमें भी क्या होगा, ये वाल्व ठीक से काम नहीं करता है। तो अक्सर करके देखा होगा जो ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको यूरिन बेड पे या पैंट में हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे कारण क्या हो रहा है, यूरिन इनकंटिनेंस की कंडीशन आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी। समझ आया, सारा खेल इसका है। ये जो ढक्कन है, ठीक है, ढक्कन अगर टाइट है तब तो ठीक है, अगर ये ढीला हुआ तो क्या हो जाएगा, ब्लैडर से जो है बूंद बूंद करके यूरिन जो है टपकने लगता है, इसी को यूरिन इनकंटिनेंस बोलते हैं, ठीक है। इस वाल्व को या इस ढक्कन को क्या बोलते हैं, इंटरनल इंस्फिंक्टर बोलते हैं, इसका नाम है, ठीक है। इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होने के वजह से या सही से कोई किसी भी रीजन से अगर इसमें जो है दिक्कत आती है तो क्या होएगा, यूरिन इनकंटिनेंस की दिक्कत आने लगेगी। समझे, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना, कह रहा है गर्भावस्था का लक्षण नहीं है, मतलब कि प्रेगनेंसी में इनमें में से कौन सा सिम्टम नहीं पाया जाएगा। मॉर्निंग सिकनेस यानी कि प्रातः वमन, सुबह सुबह उल्टियां होना। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचुरेशन यानी कि ज़्यादा मूत्रोसर्जन, यानी कि जल्दी जल्दी पेशाब जाएंगी भाभी जी, ठीक है। फटिग, थकान, और अगला है खांसी। इनमें में से कौन सा लक्षण नहीं पाया जाएगा, कब, प्रेगनेंसी के टाइम पे। देखो मैंने बोला प्रेगनेंसी के टाइम पे, ले लेते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। कब, जैसे ही गुड न्यूज मिली कि घर में किलकारियां गूंजने वाली हैं, तो क्या, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में क्या होता है, जैसे ही पता चलता है तो क्या होता है, कंफर्मेशन ही कहाँ से होता है, यानी यूपीटी करते हैं ना, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट क्या करते हैं, उस किट पे यूरिन की बूंदे डाल के जब चेक करते हैं तो 2 लकीर आती है, जिससे पता चलता है कि मिठाई का डब्बा आने का समय हो गया। हाँ, तो वो किसकी वजह से होता है, HCG हार्मोन।
जैसे ही HCG हार्मोन यूरिन में आएगा कंफर्मेशन हो जाएगा कि भाभी जी प्रेग्नेंट हो गई हैं, ठीक है। ये HCG कब रिलीज होने लगता है? ये 8वें दिन। कब? 8वें दिन। और ये HCG हार्मोन जब रिलीज होने लगता है तो भाभी जी में क्या स्टार्ट हो जाती है? वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उल्टियां होने लगती हैं सुबह सुबह, ठीक है, उल्टियां। और ये हम कब HCG का हार्मोन का पता लगाने, UPT का पता लगाने के लिए जाएंगे? जब भाभी जी में क्या देखने को मिलेगा? एमनोरिया, ठीक है। क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंस हो जाएगी। और जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंस होगी, दिमाग घुमा कि चक्री घूमी कि अरे ये तो है ही नहीं, गायब हो गया। तो गायब हो गया तो लेके आओ, चेक करना है। लेके आए, चेक किया, क्या निकला? बधाई हो, बधाई हो, HCG हार्मोन रिलीज हुआ, आने वाला है अपना लड्डू, ठीक है। तो भाभी जी को 8वें दिन से क्या स्टार्ट हो जाती है? वोमिटिंग। ये जो HCG हार्मोन होता है ये अपने पीक लेवल पर, यानी सबसे ज्यादा कब होता है? 8 वीक पर। सबसे ज़्यादा 8 वीक्स पर ये रिलीज होता है। तो 8 डे से स्टार्ट होकर लगभग 8 वीक पर ये जो है रिलीज जो है इसका पीक लेवल होता है। और ये एंड कब हो जाता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि 12 वीक। 12 वीक्स पर ये क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि उस समय उसके बाद प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है। कब होता है? 12 वीक्स पर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन? प्लेसेंटा का, लिख लो। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है 12 वीक पे, इसलिए इसका रिलीज होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो HCG हार्मोन जो है वो अपने पीक लेवल पे कब होता है? सबसे ज़्यादा कब रिलीज होता है? 8 वीक पर। स्टार्ट कब से हो जाता है? 8वें दिन से। तो इस हार्मोन की वजह से सबसे ज़्यादा क्या होता है? भाभी जी को उल्टियाँ होती हैं, यानी कि इसको बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। सुबह सुबह उल्टी हो जाती है, ठीक है। कुछ खाया, सुबह जैसे सुबह सुबह उठी, सुबह सुबह सबसे क्या होगा? मॉर्निंग सिकनेस भाभी जी को होती रहती है। उसके बाद एमनोरिया होगा, उसके बाद मॉर्निंग सिकनेस होगी। यूरिन इनकंटिनेंस क्यों हो जाता है? यूरिन इनकंटिनेंस क्यों होगा? क्योंकि जब ब्लेडर पे लोड आने लगता है, यूट्रस का लोड जैसे जैसे बढ़ने लगता है वैसे वैसे जो है ब्लेडर पे प्रेशर आने लगता है, ठीक है। तो ब्लेडर पे प्रेशर आने की वजह से यूट्रस का लोड जो है उसको बढ़ने लगता है। इस वजह से ब्लेडर पे प्रेशर आने की वजह से यूरिन जो है जल्दी जल्दी उसका फ्लो बढ़ जाता है। तो यूरिन का लेवल जब जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा तो क्या होगा? उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, मूत्रोत्सर्जन, यानी कि यूरिन जल्दी जल्दी जाएंगी भाभी जी, ठीक है। ये समझ में आ गया? ये सब हुआ, ठीक है। फटीग क्यों होगा भाई? प्रेशर आ रहा है, बॉडी का लोड बढ़ रहा है, वाइटल ऑर्गन का प्रेशर बढ़ रहा है। लोड ज़्यादा बढ़ने के लिए बॉडी का वर्क बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? फटीग की कंडीशन आने लगती है, चलने फिरने पे थकान महसूस होने लगती है, ठीक है। समझ आया? साथ ही और क्या होता है? और बढ़ते ट्राइमेस्टर के साथ क्या होता है? ब्रेस्ट में चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये सब समझ आया? ये सारे लक्षण किस में आ रहे हैं? एमनोरिया हो रहा है, ठीक है, एमनोरिया हो रहा है। एमनोरिया की वजह बात क्या होगा? HCG हार्मोन का लेवल जो है बढ़ने लगेगा बॉडी में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होगी, यानी उल्टियाँ होंगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, यूरिन का फ्लो बढ़ जाएगा, और ठीक है, फटीग, थकान होने लगती है, ब्रेस्ट में चेंजेस आने लगते हैं, और ऐसे कई सारे चेंजेस जो है होने लगते हैं स्किन में, ठीक है। आगे चल के जो है रैसेस पड़ते हैं बॉडी पे, लीनिया नाइग्रा जो लाइन अपेयर हो जाती है जाइफेस्टर्नम से लेकर नीचे तक, सिम्पासिस प्यूबिस तक, ठीक है। तो ये सारी चेंजेस आने लगते हैं। कब आने लगते हैं? प्रेगनेंसी में, अलग अलग ट्राइमेस्टर में ये चेंजेस आते रहते हैं। क्लियर हुआ? ये समझ आया? तो एक ऑप्शन क्या बचा? खांसी। खांसी नहीं आती भैया, खुशी आती है, खुशी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये नहीं होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ये ऑप्शन में नहीं है। अगर आती है खांसी तो ये बीमारी आ गई, भाभी जी का इलाज करो, उनको दवाई दो, खांसी ना आए। खांसी आना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इससे क्या होता है? पेट पे जोर पड़ता है, दिक्कत आ सकती है। तो खांसी की जगह खुशियाँ लाओ, ठीक है। तो कौन सा लक्षण नहीं है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ये समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना, पूछ रहा है ICDS है, ICDS है, यानी कि इनमें में से ICDS का फुल फॉर्म सही वाला कौन सा है? देखो,
ICDS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। उसके अकॉर्डिंग कौन सा है? हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ये कब लाया गया था? ये आया था 1975 में। कब आया था? 1975 में। इसी के थ्रू कौन सी वर्कर? आंगनबाड़ी वर्कर्स को लाया गया था। इसी के थ्रू उनकी भर्ती हुई थी। आंगनबाड़ी वर्कर्स को किस लिए? चाइल्ड के लिए है ना। तो क्या होता है इसमें 6 ईयर तक के जो चाइल्ड्स हैं उनके न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाने के लिए, ठीक है, 6 साल तक के बच्चों के लिए। आंगनबाड़ी में जाते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, कब तक के लिए? ये 6 साल तक के बच्चे, उसके बाद तो स्कूल भेज देते हैं हम लोग। ठीक है, तो आंगनबाड़ी में बच्चे जाते हैं, उनके न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया था। ठीक है, एक नॉर्मल बच्चा होता है उसको 300 किलो कैलोरी जो है की नीड होती है न्यूट्रिशन की। और अगर प्रोटीन यहीं पे पूछ ले तो लगभग 8 से 10 ग्राम प्रोटीन की नीड होती है। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है? ICDS के अकॉर्डिंग हो गया है। समझ आया ये? ICDS का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। जो ये सर्विस होती है किसके लिए वर्क करती है? बच्चों के लिए वर्क करती है। जो 6 साल तक के बच्चे होते हैं उनके लिए प्रोग्राम चलाया गया था। इसी के थ्रू आंगनवाड़ी वर्कर्स की भर्ती की गई थी। इसके अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया डिसाइड है, इसमें एक बच्चे को 300 किलो कैलोरी और 8 से 10 ग्राम तक की प्रोटीन की नीड होती है। ठीक है, कितने न्यूट्रिशन की जरूरत होती है? 300 किलो कैलोरी और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन की नीड पर डे होती है इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। ये समझ आया? अगर यहीं पे पूछ लेता क्वेश्चन में कि प्रेग्नेंट वोमेन को कितने न्यूट्रिशन की नीड होती है, तो ये 300 में 50 प्लस कर देना। कितना? प्रेगनेंसी में। तो इसमें लिख देना है ना 350 ग्राम किलो कैलोरी की नीड होती है। और प्रोटीन में बढ़ा देना, करना लगभग 10 से 15 ग्राम प्रोटीन की नीड होती है। किसमें? प्रेगनेंसी में। ठीक है, और नॉर्मल बच्चे के लिए कितना था? 300 किलो कैलोरी और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन। प्रेगनेंसी में कितना है? 350 किलो कैलोरी और 10 से 15 ग्राम प्रोटीन की नीड हुई। ठीक है, ये प्रेगनेंसी के लिए हो गया। अगर यहीं पे ये हो जाता कि लैक्टेटिंग मदर के लिए कितना है? लैक्टेटिंग मदर के लिए है 550 किलो कैलोरी, क्योंकि माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो दोनों को न्यूट्रिशन की नीड होती है। तो कितना कर देंगे? 550 किलो कैलोरी जो है एक लैक्टेटिंग मदर को नीड होती है न्यूट्रिशन की। और साथ ही अगर प्रोटीन पूछता है इसमें तो लगभग 25 ग्राम प्रोटीन की नीड होती। ये समझ आया? कुछ छूट रहा है? बच्चे के लिए था ना, बच्चे के लिए था। नॉर्मल बच्चे के लिए हमने कितना बताया था? 300 और 8 से 10 ग्राम। अगर यहीं पे बोल देता सीवियर मालनरिश्ड, बच्चा है तो उसको कितना दे दो? 650। कितना दे देंगे? 650 किलो कैलोरी जो है उसको न्यूट्रिशन की नीड होगी, एनर्जी की नीड होगी। और अगर प्रोटीन पूछता है तो 16 से 20 ग्राम प्रोटीन की नीड होगी। किसमें? सीवियर मालनरिश्ड पेशेंट में। और नॉर्मल बच्चे के लिए 300 किलो कैलोरी जो है, इसका डबल करना है कुल मिला के। ठीक है, 300 किलो कैलोरी अगर हम बच्चे को दे रहे हैं, नॉर्मल बच्चे को, तो सीवियर मालनरिश्ड बच्चा है तो अगर मालनरिश्ड होता तो 600, इसका डबल कर देते हैं। ठीक है, 600 और 8 से 10 है तो ये 16 से 20 ग्राम प्रोटीन उसको हम देंगे। लेकिन सीवियर है तो जो है 650 किलो कैलोरी यहाँ पे कर देंगे। ये समझ आ गया ना? प्रेगनेंसी में 350 किलो कैलोरी और 10 से 15 ग्राम प्रोटीन। लैक्टेटिंग मदर में 550 किलो कैलोरी और 25 ग्राम प्रोटीन। ठीक है,
इसको चार्ट बना के भी लिख लेना, जैसे याद करना कर लेना, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर ICDS का तो ये हो गया, सीवियर मालनरिश के लिए कितना नीड है, प्रेगनेंसी में कितनी नीड है, लैक्टेटिंग मदर को कितनी नीड है, ये सारा हमने इसमें देखा। क्लियर? तो हमारा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना, कह रहा है लोकिया के रंगों का क्रम है, मतलब इनमें से कौन सा क्रम है कि जो लोकिया से मैच करता है। देखो सबसे पहले जान लो लोकिया। लोकिया क्या होता है? लोकिया जो होता है आफ्टर डिलीवरी जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जो कंटामिनेटेड फ्लूइड वगैरह होते हैं वो सारे निकल जाते हैं ना, गंदगी निकलती है बॉडी से, तो क्या होता है RBCs जो होते हैं वो मिक्स होके कचरे के तौर पे निकलता है जो डिस्चार्ज के साथ, उसी को क्या बोलते हैं? लोकिया। जो ये लोकिया होता है ये 3 तरह का होता है। कितने? 3 टाइप का। पहला होता है लोकिया रूब्रा, दूसरा होता है लोकिया सिरोसा, और तीसरा होता है लोकिया अल्बा। लोकिया रूब्रा, लोकिया सिरोसा और लोकिया अल्बा। क्लियर? समझ आया? अब इसको क्यों बोलते हैं ऐसा? रूब्रा से याद रखना, रूब्रा में क्या होता है? RBCs जो है निकलती हैं। क्या निकलती है? RBCs। तो इसमें समझ लेना ये रेड कलर का होता है। किस कलर का? रेड कलर का। और शुरुआती 1 से 4 दिनों तक यही रहता है। कितना? 1 से 4 दिनों तक इसी का डिस्चार्ज होता है। रेड कलर का होता है क्यों? क्योंकि इसमें RBCs प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? समझ आया? दूसरा होता है सिरोसा। सिरोसा येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है? येलो। इसमें क्या? इसमें जो है इसमें WBCs जो है रिलीज होती हैं, निकलती हैं। ठीक है, इसमें ये येलो कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसमें WBC जो है निकलती है। ठीक है, ये कब होता है? ये कितने तक होता है? ये लगभग 5 से 9 दिनों तक होता है। रूब्रा जो था वो 1 से 4 दिन तक हो रहा था, तो सेरोसा कितना हो गया? 5 से 9 दिनों तक लगभग हो गया। फिर अल्बा, अल्बा किस कलर का होता है? वाइट कलर का, यानी सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जो फाइब्रस टिश्यू वगैरह होते हैं वो सब निकलते हैं, वो सब लास्ट तक डिस्चार्ज होते हैं। ठीक है, अल्बा में ये किस कलर का होता है? वाइट कलर का। तो ये लगभग होता है 10 से 14 दिनों तक। समझ आया? तो पहले क्या था? रेड कलर स्टार्टिंग में, फिर पीला हुआ, फिर सफ़ेद हुआ। उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? लाल, पीला और सफ़ेद हमारा आंसर सही हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नीला नहीं, नीला होता ही नहीं है लोकिया, तो नीला वाला तो ऐसे ही काट देना जिसमें नीला है। ठीक है, तो रूब्रा, सिरोसा, अल्बा, ये 3 तरह का लोकिया जो है डिस्चार्ज होता है। रूब्रा जो है रेड कलर का होता है, सेरोसा येलो कलर का होता है, और अल्बा जो है वाइट कलर का होता है। क्लियर? समझ में आया? ये रेड कलर का इसलिए होता है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग के कुछ टाइम पे RBCs जो है खून जो है वो भी इसमें आता है, तो इसकी वजह से ये लाल रंग का होता है। ठीक है, ये धीरे धीरे क्लियर होने लगता है। फिर इसमें WBCs आती हैं, इसलिए येलो कलर का होता है, ये व्हाइट कलर का होता है। क्लियर हुआ? लगभग अगर देखा जाए तो 300 से 400 ml तक जो है लोकिया रिलीज जो होता है डिस्चार्ज होता है वेजाइना से। अगर 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 21 दिन से ज़्यादा तक लोकिया डिस्चार्ज हो रहा है तो इसको अबनॉर्मलिटी की कंडीशन में लेने लगते हैं। इसको मान लेते हैं कि जो है इन्फेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? इन्फेक्शन की कंडीशन आ रही है। कितना? 21 दिन से अगर ज़्यादा हो रहा है तो क्या समझ लेते हैं कि इसमें इन्फेक्शन जो है हो गया है, इन्फेक्शन की कंडीशन आ गई है। ठीक है, क्यों? कैसे पता करेंगे? 21 दिन से ज़्यादा जो है लोकिया रिलीज होगा, साथ ही इसमें क्या होगा? स्मेल आती है। कैसी? बदबू, ओडोर टाइप की, गंदी बदबू आने लगती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं?
ये समझ लेते हैं कि ये 21 दिन से ज़्यादा का हो गया, इसमें बदबू भी आने लग गई है, इसका मतलब अंदर इन्फेक्शन की कंडीशन आ गई है, इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो लोकिया समझ में आया, इसको याद कर लेना। RSA लोकिया कितने टाइप का होता है? RSA 3 टाइप का होता है। R से रूब्रा, S से सिरोसा, A से अल्वा। कैसे भी याद कर लेना, शॉर्ट फॉर्म बना लेना, डायरेक्टली याद कर लेना, कैसे भी कर लेना, बस कर लेना। रूब्रा रेड होता है, लाल होता है, सिरोसा जो है पीला होता है, और अल्वा सफेद होता है। क्लियर, ये समझ आ गया? इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी लिख लेते हैं ना, यही छूट रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना, कह रहा है कि हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम ज़्यादा होती है। हमने कितनी बार हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम पढ़ा है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि ज़्यादा कब होती है। पहली बार प्रेगनेंसी होगी, दूसरी बार होगी, तीसरी बार होगी या चौथी बार होगी? मतलब जितनी बार माँ बनेंगी भाभी जी उतनी ज़्यादा उनको उल्टियाँ होंगी? नहीं, पहली बार में ही ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार में फीमेल को आइडिया नहीं होता है, ठीक है, और नई नई बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो पहली बार चेंजेस आती है तो वो चीज़ें थोड़ा ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये काउंटडाउन चलता रहता है वो ऐसे वैसे इसमें चेंजेस आते रहते हैं। एक बार माँ बनी तो ज़्यादा हुआ, दूसरी बार में थोड़ा कम हुआ, तीसरी बार में थोड़ा कम हुआ, चौथी बार में थोड़ा कम हुआ। तो भाभी जी से कहना है, भाभी जी ठहर जाओ, थम जाओ, रुक जाओ, बस बच्चे 2 ही अच्छे, सरकार भी कहती है, ठीक है, तो 2 के ऊपर मत जाना, 3 और 4 पे मत जाओ, 2 पे ही रुक जाओ, 2 ही काफ़ी हैं। ठीक है, एक चीज़ और जानने ला, प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जो ओबीजी तुम थ्योरीज में पढ़ रहे हो, भाभी जी अपनी पूरी बॉडी पे उसको फील करती है। तुम जो जो चेंजेस और जो जो थ्योरी, जो जो प्रैक्टिकल यहाँ पढ़ रहे हो, वो सारा का सारा उसकी बॉडी पे अप्लाई हो रहा होता है, उस समय भाभी जी इसको फील कर सकती हैं। ठीक है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो चीज़ें तुम पढ़ के हाय हाय तौबा तौबा करते हो, वो चीज़ें उसकी बॉडी पे होती रहती हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम, इसको बताने की नीड है नहीं, पर देख लो क्वेश्चन है, हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम, हाइपर बोले तो ज़्यादा, ठीक है, इमेसिस बोले तो उल्टी यानी कि वोमिटिंग, और ग्रेविडारम बोले तो प्रेगनेंसी, क्या, गर्भावस्था। और ये हुआ पोस्टमार्टम। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान ज़्यादा मात्रा में उल्टी होने को क्या बोलते हैं? हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम बोलते हैं। ठीक है, मैंने बताया था ये क्यों होता है, ये HCG हार्मोन के कारण होता है। कौन से हार्मोन के कारण? HCG, इसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनैडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन? ह्यूमन कोरियोनिक गोनैडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, क्लियर हुआ? इस हार्मोन के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेगनेंसी के टाइम में उल्टियाँ होती हैं। ये स्टार्ट कब से होता है? 8 वीक्स पे, और पीक लेवल पे अपने सबसे ज़्यादा मतलब कब होता है? तो 8 डे स्टार्ट होगा 8 डे पे, और पीक लेवल पे पहुंच जाएगा 8 वीक पे। और ये एंड कब होता है? ये होता है 12 वीक पे, क्योंकि तब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है और बेबी भी लगभग डेवलप हो जाता है। ठीक है, यही हार्मोन होता है जिससे यूपीटी कंफर्मेशन होता है कि हाँ भाभी जी अब प्रेग्नेंट हैं। ये समझ आया? 12 वीक पे क्या होता है? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन। लिख लो, प्लेसेंटा फॉर्मेशन। तो भाभी जी को ज़्यादा उल्टी होती है गर्भावस्था के दौरान, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम बोलते हैं। क्लियर हुआ? ओबीजी भाभी जी, ओबीजी भाभी जी, इसी से याद रख लेना भाभी जी को उल्टियाँ हो रही हैं। ठीक है,
तो ये किसके कारण होता है? एचसीजी हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, पहली बार जब प्रेग्नेंट होती है तो उनको ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। समझ आया? क्लियर हुआ? कोई डाउट है? आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कौन सी है, यानी कि प्रसव की तीसरी अवस्था कौन सी होती है इसमें से? सर्वाइकल स्टेज, एक्सपल्जन स्टेज और प्लेसेंटल स्टेज या फिर ऑब्जर्वेशन स्टेज। कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है ना। लेबर की स्टेजेस, 4 स्टेजेस कौन कौन सी? सर्वाइकल स्टेज, एक्सपल्जन स्टेज, प्लेसेंटल स्टेज और ऑब्जर्वेशन स्टेज। सर्वाइकल स्टेज में सर्वाइकल सर्विस का डायलेशन होता है। एक्सपल्जन स्टेज में जो है बेबी बाहर आता है। प्लेसेंटल स्टेज में प्लेसेंटा डिलीवर होता है। और ऑब्जर्वेशन स्टेज में क्या होता है? इसमें फीमेल को 1 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर लेबर। ठीक है, समझ आया? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर फिर कौन हो गई? ऑब्वियसली इसी बात है, प्लेसेंटा की डिलीवरी होगी। चलो छापो। लेबर की कितनी स्टेज होती है? 4। कौन कौन सी? सर्वाइकल स्टेज, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें सर्विस का डायलेशन होता है। क्या होता है? सर्विस का डायलेटेशन होता है। कितना होता है? देखो, इसको जानने के लिए समझ लो कि सर्विक्स जो है वो 3 फेजेस में डायलेट होती है। किस फेज में? 3 फेज में। कौन कौन से? एक्टिव, लैटेंट और ट्रांजिशन। ठीक है, एक्टिव फेज में 0 से 3 सेंटीमीटर तक लगभग डायलेशन होता है। लैटेंट में 4 सेंटीमीटर से लेके लगभग 8 सेंटीमीटर तक होता है। और ट्रांजिशन में लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर तक सर्विस का डायलेशन होता है। यानी जब फुली डायलेशन हो जाती है सर्विस की तो कौन सा फेज होता है? ट्रांजिशनल फेज होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सर्विक्स डायलेशन। इसमें क्या होता है? सर्विक्स जो है डायलेट होती है। ठीक है, फिर आता है एक्सपल्जन स्टेज। क्या आता है? एक्सपल्जन स्टेज। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। लिख लेना भैया, हम ही छाप दें लो। ठीक है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ये समझ में आ रहा है ना? इंग्लिश में लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि फिर से कमेंट करके बोलोगे कि मैम पूरी तरह से हिंदी में बताओ क्योंकि मुझे इंग्लिश समझ ही नहीं आती। देखो, मैं जो बोल रही हूँ वो मैं हिंदी में बोल रही हूँ और जो मैं लिख रही हूँ उसको इंग्लिश में लिख रही हूँ। दोनों को मिक्स करके पढ़ोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। पूरी तरह से हिंदी पढ़ोगे तो गड़बड़ा जाएगा। आगे चल के जो टर्म और जो कंडीशंस मिलेंगी वो इंग्लिश में ही मिलने वाली हैं। तो दोनों मिला के पढ़ोगे, थोड़ी सी बुद्धि लगानी है, समझ में आएगा। ठीक है, जो चीज़ें हिंदी में बताने लायक होती है मैं उसे बताती तो हूँ हिंदी में। ठीक है, फिर भी बताना समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो सेकंड एक्सपल्जन स्टेज, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर यानी प्रसव की दूसरी अवस्था कौन सी है? एक्सपल्जन स्टेज। इसमें क्या होता है? ये भी 2 फेजेस में कंप्लीट होती है। कौन कौन सी? पहला होता है प्रोपल्सिव, ठीक है, और दूसरा होता है एक्सपल्सिव। सर्वाइकल कितने फेज में कंप्लीट हो रहा था? 3 फेज में। और एक्सपल्जन स्टेज कितने में कंप्लीट हो रहा है? 2 फेजेस में। कौन कौन सी? प्रोपल्सिव और एक्सपल्सिव। प्रोपल्सिव में क्या होता है? बेबी का हेड शो होने लगता है। क्या होता है इसमें? हेड शो होने लगता है। ठीक है, बच्चा नीचे आ जाता है जिसकी वजह से जो बच्चा है, जो फीटस है, उसका हेड दिखाई देने लगता है। तो जब वो फीटल स्टेशन से नीचे की ओर आने लगता है और उसका हेड शो होने लगता है, बाहर से दिखाई देने लगता है थोड़ी मात्रा में, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोपल्सिव स्टेज बोलते हैं। और जब बच्चा पूरी तरह से डिलीवर हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है? पूरी तरह से डिलीवर हो जाता है, आगे धड़ाम से। ठीक है, तो डिलीवर हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? उसको एक्सपल्सिव, यानी एक्सपल हो गया, बाहर आ गया। ठीक है, तो उसको एक्सपल्सिव स्टेज बोलते हैं। ये दोनों फेज किसके हैं? एक्सपल्जन स्टेज के। ठीक है, प्रोपल्सिव और एक्सपल्सिव। तो इसमें डिलीवर होता है किसकी मदद से? इसमें बियरिंग डाउन इफर्ट्स की वजह से।
बियरिंग डाउन इफर्ट्स। बियरिंग डाउन इफर्ट्स पता है ना क्या होता है? इसमें मदर जो है, जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन के अलावा खुद की तरफ से जो प्रेशर लगाती है, जो जोर लगाती है, उसको क्या बोलते हैं? बियरिंग डाउन इफर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो बियरिंग डाउन इफर्ट्स की वजह से जब बेबी पूरी तरह से डिलीवर होता है तो वो कौन सा फेज होता है? वह एक्सपल्सिव स्टेज या एक्सपल्सिव स्टेज होता है। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं। फिर आता है तीसरा स्टेज यानी कि प्लेसेंटल स्टेज। इसको क्या बोलते हैं? इसको थर्ड स्टेज यानी प्रसव की तीसरी अवस्था बोलते हैं। क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है, तीसरी अवस्था कौन सी होगी? तो प्लेसेंटल स्टेज जो है होगी। इसमें क्या होता है? इसमें प्लेसेंटा डिलीवर होता है। क्या होता है? प्लेसेंटा डिलीवर होता है। जो प्लेसेंटा डिलीवर होता है ये दो कंडीशन में होता है। ये देखो, एक प्रीमी ग्रेविडा होती है, एक मल्टीपैरा होते हैं। मल्टीपैरा में जो लड़कियां कई बार माँ बन चुकी होती हैं उनमें मल्टीपैरा हो गया, और प्रीमी पैरा में क्या हो गया? जो महिला पहली बार बच्चे को जन्म दे रही होती है। ठीक है, तो इसमें डिलीवर की कंडीशन में क्या होता है? अगर प्रीमी पैरा है, क्या है? यानी कि पहली बार मां बन रही है, तो ये लगभग 20 से 30 मिनट की कंडीशन लेता है डिलीवर होने में प्लेसेंटा। और अगर मल्टीपैरा है, मल्टीपैरा है तो क्या होगा? 10 से 15 मिनट का टाइमिंग लगभग लेता है प्लेसेंटा डिलीवर होने में। ये थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होती है। क्लियर? ये समझ आया? एक बचा चौथा स्टेज। कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेज इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन स्टेज। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन स्टेज। इसी को बोलते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। क्लियर? इसमें क्या करते हैं? इसमें फीमेल को 1 घंटा, कितना? 1 घंटा ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसके जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं वो धीरे धीरे रीएडजस्ट होने लगते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए उसको ऑब्जर्वेशन की स्टेज में रखा जाता है कि उसके ऑर्गन अच्छे से रीएडजस्ट हो पाएँ, वो थोड़ी कंफर्ट हो पाए, और साथ ही उसमें कोई सीवरिंग या कोई और दिक्कत तो नहीं आ रही है। पीपीएच वगैरह की कंडीशन भी चेक करने के लिए जो है 1 घंटे तक उसको निगरानी में रखा जाता है। पूरा का पूरा लेबर हमने पढ़ लिया। समझ में आया कि नहीं? लेबर की कितनी स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज और चौथी अवस्था, चौथी स्टेज। ठीक है, पहली स्टेज को बोलते हैं सर्वाइकल स्टेज, दूसरे को एक्सपल्जन स्टेज बोलते हैं, तीसरे को प्लेसेंटल और चौथे को ऑब्जर्वेशन स्टेज बोलते हैं। जो सर्वाइकल स्टेज होती है इसमें सर्विक्स का डायलेशन होता है। कितने? 3 फेजेस में होता है, एक्टिव, लेटेंट और ट्रांजिशन में। एक्टिव वाला 3 सेंटीमीटर तक, लेटेंट वाला 4 से 8 सेंटीमीटर और ट्रांजिशन फेज जो है 8 से 10 सेंटीमीटर तक जो है सर्विक्स का डायलेशन होता है। ठीक है, दूसरा है एक्सपल्जन स्टेज। इसको सेकंड स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं। इसमें क्या होता है? 2 फेजेस होती हैं, प्रोपल्सिव और एक्सपल्सिव। प्रोपल्सिव में बेबी का हेड शो होने लगता है और एक्सपल्सिव में पूरा बेबी डिलीवर हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? प्लेसेंटल स्टेज में प्लेसेंटा डिलीवर होता है। प्रीमी पैरा है तो थोड़ा टाइम लेता है, और अगर मल्टी पैरा है तो जल्दी डिलीवर हो जाता है। क्लियर? प्रीमी पैरा में 20 से 30 मिनट का लगभग टाइम लगता है, और मल्टी पैरा में 10 से 15 मिनट में ही ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। फिर लास्ट है फोर्थ स्टेज यानी ऑब्जर्वेशन स्टेज। इसमें फीमेल को आफ्टर डिलीवरी 1 घंटे तक जो है ऑब्जर्वेटरी स्टेज में यानी अपने ऑब्जर्वेशन में, अपनी निगरानी में रखा जाता है कि उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रहा है, साथ ही कोई, ताकि और उसके जो जेनिटल ऑर्गन्स है वो थोड़े से रीएडजस्ट हो पाए। क्लियर? ये समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपके सामने है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है? यानी कि एक सीएससी जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, अगर वो एक जगह पे प्लेस है तो वो आसपास के कितनी जनसंख्या को लगभग कवर करता है? देखो किसके बारे में पूछ रहा है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है, जो ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, अगर वो
समतल जगह पे, ठीक है, मैदानी क्षेत्र में है। कितने, जैसे कि जहाँ पे अभी आप लोग हैं, जहाँ हम लोग हैं, ठीक है, ये क्या है, मैदानी क्षेत्र है। और एक होता है दूरवर्ती या पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, क्या, पहाड़ी क्षेत्र या दूरवर्ती क्षेत्र, यानी जहाँ पे दूर दूर तक जनसंख्या जो है कम होती है और दूर दूर पे गांव या घर बसे हुए होते हैं, ठीक है। तो अगर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में पूछ रहा है, तो अगर मैदानी क्षेत्र है तो मैदानी क्षेत्र में ये लगभग 1,20,000 की जनसंख्या को कवर करता है। कितना, 1,20,000 की जनसंख्या पर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित होता है। और अगर पहाड़ी या दूरवर्ती पूछे आए कि एक पहाड़ी क्षेत्र में CHC स्थापित है या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, तो कितनी, लगभग 80,000 की जनसंख्या को कवर करता है। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से लिख लीजिएगा। इस टॉपिक से आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, यानी अगर आप इसको समझ लेते तो आपका 1 नंबर कंफर्म हो गया, ठीक है। 80,000 की जनसंख्या या पॉपुलेशन, जनसंख्या को क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन कवर करता है। समझ आया, ये क्लियर हुआ। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितना, 1,20,000 की जनसंख्या अगर मैदानी समतल जगह है, और अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो 80,000 लगभग पॉपुलेशन कवर करेगा। क्लियर हुआ। अगर इसी की जगह कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की जगह पे लिखा होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, क्या, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के, अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तो मैदानी क्षेत्र है तो लगभग ये 30,000 की जनसंख्या कवर करता, और अगर पहाड़ी या दूरवर्ती क्षेत्र है तो लगभग 20,000 की जनसंख्या कवर करेगा, ठीक है। ये किसके लिए था, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए था। और ये किसके लिए था, ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लिए, यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए था। बचा क्या, अपना सब सेंटर, क्या बचा, सब सेंटर, यानी कि जहाँ पे आप वर्क करेंगे, जो इसके आप मालिक रहेंगे, सब सेंटर पे आप हेड रहेंगे ना। अगर CHO नहीं है तो आप ही मालिक हैं। तो सब सेंटर अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा 3,000 से 5,000, लेकिन अगर मैदानी क्षेत्र है तब 5,000, ठीक है। और अगर पहाड़ी या दूरवर्ती क्षेत्र है तो 3,000 जनसंख्या। ठीक है, और यहां पर भी समझ आया। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लगभग 80,000 से 1,20,000 तक की जनसंख्या को कवर करता है, लेकिन अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो कम करेगा, 80,000 लगभग करेगा, और मैदानी क्षेत्र है तो 1,20,000 करेगा। वैसे ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो 20,000 से लेकर 30,000 तक की जनसंख्या को कवर करता है, या इतनी जनसंख्या पर एक PSC स्थापित की जाती है, ठीक है। और ऐसे सब सेंटर है, सब सेंटर जो है वो लगभग 3,000 से लेकर 5,000 तक की जनसंख्या को कवर करता है। क्लियर हुआ, ये समझ आया। 3,000 पहाड़ी क्षेत्र के लिए हो गया और 5,000 जनसंख्या किसके लिए हो गई, मैदानी क्षेत्र या समतल भूमि के लिए। किसकी, मैदानी क्षेत्र या समतल भूमि, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि एक समतल भूमि पर या मैदानी क्षेत्र में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है कितनी जनसंख्या को कवर करता, तो सिर्फ 1,20,000 ही आंसर होता। या सिर्फ पहाड़ी या दूरवर्ती ही पूछ रहा होता तो आप सिर्फ 80,000 ही लगा के आएंगे, तब 80,000 से 1,20,000 नहीं लिखना है, ठीक है। अगर सिर्फ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पूछ रहा है तब दोनों बता रहे हैं। अगर क्षेत्र पूछता कि समतल है या मैदानी है या पहाड़ी है, तब आप इस पॉपुलेशन को अलग अलग करेंगे, ठीक है। वैसे ही प्राइमरी के लिए है, वैसे ही सब सेंटर के लिए है। अगर पहाड़ी पूछ रहा है तो 3,000 और समतल पूछेगा तो 5,000, और सिर्फ सब सेंटर अकेला पूछे कि सब सेंटर कितनी जनसंख्या को कवर करता है तो 3,000 से 5,000। क्लियर। ऑप्शन में अगर यहाँ पे 80,000 से 1,20,000 ना दिया होता, सिर्फ ऐसे दिया होता 70,000, 80,000,
90,000, 1,00,000। ठीक है, तब इसमें न समतल भूमि दी हुई है न मैदानी क्षेत्र दिया हुआ है, तब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते। हमें पता है वो 80,000 से 1,20,000 की जनसंख्या को लगभग कवर करता, तो हम 80,000 आंसर लगा देते। ठीक है, और अगर यही मैदानी लिख देता तो ऑप्शन में जाहिर सी बात है कि वो जनसंख्या भी बढ़ा देता। ठीक है, ऐसे देखकर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर लगाना है, वरना आंसर गलत हो सकता है। ये समझ में आया? ये समझ में आया? छापो। आगे देखते हैं। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। जी हाँ, हौसला बनाए रखिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। साथ ही आप इन क्वेश्चंस की ज़रूर नोट्स बनाइएगा। ये नोट्स आपको पेपर से पहले रिवीजन करने में बहुत ही हेल्प करेगा। परीक्षा आपकी भी काफ़ी टाइम है, तो ये सोच के चुपचाप मत बैठिएगा, परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे करते रहिएगा, क्योंकि जब पेपर आएगा तो आपको बहुत ही कम समय मिलेगा और जल्दी जल्दी फिर आपकी तैयारी उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो रेगुलर क्लासेस लेते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिए। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये क्लास कैसे लगी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाए। इसी के साथ हम कल फिर मिलेंगे नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।